पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे, अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर अन्नदाता की खास रिपोर्ट। मधुमक्खियों और मधुबक्सों का शत्रु कीटों से बचाव। आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है, जिसे देश में बड़े जोर शोर से आम उपभोक्ताओं के हित में मनाया जाता है। आज हम ऐसे उपभोक्ताओं की बात करेंगे जो कठिन परिश्रम करते हैं और खुद भूखा रहकर दूसरों का पेट भरते हैं। जी हाँ, हम किसानों की बात कर रहे हैं, जो कि एक उपभोक्ता ही है। फिर क्यों उसकी भावनाओं को नहीं समझा जाता है? आए दिन किसान उपभोक्ता के रूप में व्यवसायियों द्वारा ठगा जाता है। ऐसी घटनाओं के बारे में आपने अखबार, टीवी आदि के माध्यम से कई बार सुना होगा, लेकिन फिर भी उसकी पुकार कहीं नहीं सुनी जाती। और यदि सुनी भी जाती है तो उसका सकारात्मक परिणाम शायद ही देखने को मिलता है, जिससे किसान निराश हो जाता है। ऐसे किसानों को हम बताना चाहेंगे कि आप ऐसी समस्याओं से निजात पा सकते हैं, जिसके लिए आपको उपभोक्ता न्यायालय में जाना होगा। इसकी क्या प्रक्रिया है और कैसे आप लाभान्वित हो सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। उपभोक्ता के विभिन्न हितों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। वहीं हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं या ग्राहकों को उनके हितों के लिए बनाए गए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 और उसके अंतर्गत आने वाले कानूनों की जानकारी देना है। आज भी हमारे देश में उपभोक्ताओं को इन अधिनियमों की सही जानकारी नहीं है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान ठगी के ज्यादा शिकार होते हैं। आजकल डिजिटल भारत की बात हो रही है, जिसमें आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं और ऑनलाइन ही भुगतान करते हैं। ऐसे में खरीदारी करते समय आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। किसान बाजार से बीज, दवा, उर्वरकों और कृषि यंत्रों को खरीदता है। किसान भी एक बड़ा उपभोक्ता है। बाजार में होने वाली ग्राहक जमाखोरी, काला बाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वाली वस्तुओं की बिक्री, ठगी, नाप तौल में अनियमितता, गारंटी के बाद भी सर्विस प्रदान नहीं करने के अलावा ग्राहकों के प्रति होने वाले अपराधों को देखते हुए इस दिन उपभोक्ता के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। इसलिए इन नियमों को जानकर अपने अधिकार हमें प्राप्त करना होगा और वस्तुओं की खरीदी करते समय जागरूक रहना होगा। अन्नदाता का यह प्रयास रहा है हमारा किसान अपने अधिकारों से भली भांति परिचित हो, और इसके लिए हम कार्यक्रम के माध्यम से हमेशा किसानों को जागरूक करने का प्रयास करते रहते हैं। 24 दिसंबर को हर एक वर्ष उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 बना, उपभोक्ताओं के हित के रक्षा के लिए ये कानून बना है। और किसानों के हित की जहाँ तक बात है,
भारत में किसान जो गांव से आते हैं उनको कानून की जानकारी कम रहती है। सुलभ न्याय मिले इसके लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनको बहुत सा प्रावधान दिया गया है। उनको कोई भी सामान खरीदने के लिए ज़रूरी है, जो आप कोई सामान खरीदते हैं, बीज लेते हैं, केमिकल उर्वरक लेते हैं, उसका पैकिंग देखिए, पैकिंग सही है कि नहीं, पैकिंग में लीकेज है कि नहीं, और उसमें एक्सपायरी डेट देखना चाहिए, और उसका बिल निश्चित रूप से ले। कोई सामान लेते हैं, यदि बिल नहीं देता है तो जिला एग्रीकल्चर ऑफिसर से, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर पदाधिकारी के पास आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और यदि उसमें कोई गड़बड़ी यदि होती है बिल देने के बाद, तो जिला उपभोक्ता न्यायालय में आप उसके लिए बात दायर कर सकते हैं। 20 लाख तक का दायर आप जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय, जैसे मधुबनी है, हर एक जिला में है, वहाँ कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप उपभोक्ता फोरम में किसी भी प्रकार की ठगी की शिकायत कर सकते हैं, फिर चाहे वो कृषि आदानों खरीदी की बात हो या फिर योजनाओं द्वारा ठगी की बात हो। उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने के बाद साक्ष्यों को पेश करें और अपना हक, अपना अधिकार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो आपने ऑनलाइन खरीदी की हो या उसे स्वयं सीधे दुकान से खरीदा हो। बात उपभोक्ता न्यायालय में बात दाखिल करने के लिए अधिवक्ता की जरूरत नहीं है, आप खुद भी दाखिल कर सकते हैं। आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए है जहां से आपने खरीद किया है उसका सबूत चाहिए। किसी दुकानदार से आप सामान खरीदते हैं, यदि बिल नहीं लेगा तो आप उसके खिलाफ जो बात दाखिल करेंगे तो उसके खिलाफ क्या सबूत दे सकते हैं। आपको बिल चाहिए, और कोई भी तिथि, जिस तिथि को आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, उसके 2 साल के अंदर आप उस न्यायालय में, जिला उपभोक्ता न्यायालय में केस कर सकते हैं। और यदि जिला उपभोक्ता न्यायालय में आपके विरुद्ध कोई आदेश होता है तो उसके खिलाफ आप राज्य आयोग में कर सकते हैं। और राज्य आयोग में यदि आपके विरुद्ध कोई फैसला होता है तो उसके लिए आप राष्ट्रीय आयोग में बात दायर कर सकते हैं। 2019 में जाके इसमें व्यापक अमेंडमेंट हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में, और पहले से ज़्यादा उपभोक्ताओं को उसमें अधिकार दिया गया है, जिसके तहत आपको पहले से ज़्यादा सुलभ न्याय मिल सकता है। पहले 200 रुपया शुल्क लगता था न्यायालय, जिला न्यायालय में करने के लिए, लेकिन अब शुल्क 20 लाख रुपया तक में कोई शुल्क नहीं लगता है, और 20 लाख तक के बाद जिला न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। उपभोक्ता न्यायालय में आप बात दाखिल करेंगे, वहाँ से जांच के लिए जाएगा, वहाँ से रिपोर्ट आएगा तो उसका आदेश, इसके जुर्माना भी होता है। जो इसके खिलाफ आदेश हुआ, वह यदि आदेश में जो क्षतिपूर्ति दी गई वह यदि नहीं आपको भुगतान होता है, किया जाता है उस विक्रेता द्वारा, तो उसके खिलाफ न्यायालय से वारंट भी होता है, उससे वसूल किया जाता है। लेकिन इससे भी बेहतर उपाय है कि आप ठगी के शिकार ही ना हों। इसके लिए आप वस्तुओं की खरीदी करते समय सावधानी बरतें, जैसे हमेशा पंजीकृत संस्थाओं या दुकानों से ही सामान खरीदें। खरीदारी करते समय वस्तु की निर्माण तिथि, अंतिम तिथि, पैकेट पर लिखी सारी जानकारियों को अच्छी तरह से पढ़ें और समझें। खरीदारी के वक्त वस्तु की पैकिंग अच्छी तरह से चेक करें। अगर वस्तु की पैकिंग या बैग की पैकिंग किसी भी तरह से खुली या फटी हो तो ऐसी वस्तुओं को ना खरीदें। खरीदारी करने के बाद दुकानदार से पक्का बिल या रसीद अवश्य लें। साथ ही रसीद पर वस्तु से जुड़ी जानकारी, वस्तु की मात्रा आदि अवश्य अंकित कराएं और बिल पर दुकानदार की मोहर अवश्य लगवाएं, ताकि खरीदे गए सामान में किसी भी प्रकार की खरीदी होने पर इस बिल को दुकानदार के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। किसी भी दुकानदार या व्यापारी को ये हक नहीं है कि वो आपका शोषण करे, घटिया क्वालिटी का या फिर खराब सामान दे। अगर कोई ऐसा करता है तो दंड का पात्र है वो, लेकिन इसके लिए पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। कुछ ऐसी छोटी छोटी सी जानकारियों को ध्यान में रखकर आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। जागो ग्राहक जागो, अपने अधिकारों को पहचानो।
किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। बिहार और झारखंड में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधुबक्सों में कई शत्रु कीट अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों की रोकथाम करना बेहद जरूरी होता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। आज हम लोग बात करेंगे मधुमक्खी पालन में लगने वाले बहुत सारे रोग और कीड़ों के बारे में, जिससे कि हमारे बिहार और झारखंड के किसान भाई बहुत अच्छी तरह से मधुमक्खी पालन करते हैं, लेकिन उनको तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उसमें बहुत तरह के रोग और उसमें कीड़ों के लगते हैं। तो आज हम संक्षेप में जानेंगे कि किस तरह के रोग और कीड़े मुख्यतः परेशानी पैदा करते हैं। शहद उत्पादन में आई कमी केवल पर्याप्त परागण की कमी की वजह से ही नहीं होता, बल्कि इस गिरावट की एक बड़ी वजह कीटों का प्रकोप भी है। मधुमक्खियों को कुछ जीव जैसे मेंढक, चिड़िया, छिपकली, गिरगिट आदि भी नुकसान पहुंचाते हैं। ये जीव मधुमक्खियों को पकड़कर खा जाते हैं और इसी तरह से कई प्रकार वर्प भी मधुमक्खियों को पकड़कर मार देते हैं। कभी कभी तो इनके प्रकोप से मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी तक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार चींटियां मधुमक्खियों को पकड़कर मार देती है, साथ ही छत्ते में लार्वा और शहद को खा जाती है। अब आप बात करते हैं हम लोग कीड़ों के बारे में। तो इसमें मुख्य रूप से अकैरिना रोग लगता है, जो कि अष्टपदी माइट्स की वजह से लगता है, और इसमें जो सबसे बड़ा समस्या रहता है वो वरोआ माइट का रहता है। तो वरोआ माइट भी अष्टपदी होता है, उसमें 8 पैर होते हैं और यह मतलब चूस लेता है। जिसने वयस्क हैं और शिशु हैं ये ज़्यादा पसंद करते हैं, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले कीटों में सबसे घातक माइट कीट होती है। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। जिस भी मधुमक्खी में ये कीट लगता है उसके अंडे, ब्रूड और उसके पंख कट जाते हैं। इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। कुछ माइट मक्खियों को अपनी चपेट में इस कदर ले लेते हैं कि मधुमक्खियों पर प्रहार करते हुए छत्ते में घुसकर लार्वा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये उसके सिम्टम हुए और इस तरह से वो रस चूस लेते हैं, जिससे कि आगे जाकर के मृत्यु हो जाती है शिशुओं की और वयस्कों में भी। एक और कीड़ा इसमें बहुत ज्यादा परेशानी पैदा करता है मधुमक्खी पालकों को, वो होता है मोमी पतंगा। मोमी पतंगा मुख्यतः 2 तरह का होता है, एक छोटा मोमी पतंगा और एक बड़ा मोमी पतंगा। मोमी पतंगा के लिए क्या है कि ग्रीष्म ऋतु और वह ऋतु जिसमें अकाल का समय होता है, जबकि उनके पास बहुत उपलब्धता नहीं होती है खाने की, परागण की, तब उस समय उसका ज़्यादा अटैक रहता है। ये क्या करते हैं कि श्वास नली में जा करके उनको रोक देते हैं, उससे मृत्यु होती है वयस्कों में। तो मोमी पतंगा के लिए ये अंदर एक टनल बना लेते हैं, एक तरह का सुरंग बना लेते हैं और उसमें जाकर के शहद का और शहद खाने के बाद ये मोम को भी खाते हैं। मोम जो बी वैक्स निकलता है उसको भी ये खाते हैं। तो इनके बचाव के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, जैसे कि गंधक, 1 ग्राम गंधक से हम धुआं करते हैं, उसको जला देते हैं और उसको थोड़ी देर तक धुआं करने से उससे राहत मिलता है। उसके बाद हम करते हैं कि डाइकोफॉल एक तरह का ये कीटनाशी है, इसको हम जलाते हैं और इसके धुआं से भी काफ़ी राहत मिलता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85 mg फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सके। इसके अलावा ऐसी जगह जहां पर कीटों का प्रकोप ज्यादा होता है वहां पर मधुमक्खियों को परागण के लिए पलायन न करें।
माइट कीट से प्रभावित मधुमक्खी के अंडे और लार्वा वाले छत्ते स्वस्थ मधुमक्खियों से दूर रखने चाहिए। मधुमक्खियों को भोजन में पर्याप्त पोषक तत्व उपलब्ध कराएं। मधु बॉक्सों के स्टैंड के नीचे कटोरियों में पानी भर कर रखें। इससे चींटियों का प्रकोप नहीं होगा। वर्प को पकड़कर तुरंत मार दें। साथ ही छिपकली, मेंढक और चिड़िया से बचाव करें। तो इसके अलावा बहुत सारे पक्षियाँ भी है जो कि लूट ले जाती हैं, तो उनके लिए भी हम क्या करते हैं कि जो मधुमक्खी का छत्ता का द्वार है उसको छोटा रखते हैं। और हमेशा जब मधुमक्खी में जब जैसे एक समय आता है जिसमें कि अकाल की अवधि होती है, जबकि बहुत सारे फूल पौधे नहीं उपलब्ध रहते हैं, तो उस समय उनके खाने की व्यवस्था का हमेशा ख्याल रखा जाता है कि उनको चीनी का घोल हमेशा समय समय पे देते रहना चाहिए। और हमेशा मधुमक्खी पालक जितने भी, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि वो प्रतिदिन देखें और उसमें समस्या को समझें, क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं प्रतिदिन वहाँ पे विजिट करने से, घूमने से। और इस तरह का अगर उनको प्रकोप दिखे तो इस तरह के रोगों का निस्तारण करें। आगे और भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कांके रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर झारखंड के किसानों को सलाह दी जाती है कि इस समय रात के तापमान में काफी कमी हो गई है, जिससे विभिन्न फसलों में पाला पड़ने की संभावना बनी रहती है। अतः विभिन्न फसलों, सब्जियों को तापमान के प्रतिकूल असर से बचाने के लिए मिट्टी में नमी की कमी नहीं होने दें और आवश्यकता अनुसार नियमित रूप से सिंचाई करते रहें। अगर संभव हो तो सूर्यास्त के बाद खेत के आसपास धुआं करें और निकाई गुड़ाई कर मिट्टी में नमी को संरक्षित करें। वर्तमान मौसम में आलू और टमाटर की फसल में अंगमारी रोग के आक्रमण की संभावना बहुत अधिक रहती है। अतः किसान भाई इन फसलों में रोग का लक्षण देखते ही अनुशंसित फफूंदनाशी दवा का छिड़काव करें। विभिन्न सब्जियों एवं फसलों में लाही कीट से बचाव के लिए प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित कीटनाशी दवा का छिड़काव करें, परंतु कीटों की संख्या अधिक हो जाने पर कीटनाशी दवा प्रोफेनोफास का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर कर सकते हैं। चना की फसल में बुआई के 30 से 40 दिनों के बाद फूल आने से पहले खोटाई, जिसे नीपिंग भी कहते हैं, जरूर करें। इससे पौधों की बढ़वार रुक जाती है और अधिक शाखाएं निकलती हैं, जो ज्यादा से ज्यादा फूल एवं फली धारण करती हैं और फसल के उपज में भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ खोटे गए पत्तियों को साग के रूप में बेचकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम जमनी, जिला भागलपुर के कृषक ब्रजेश कुमार ने। ये केला के बाग में रोग नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो ब्रजेश कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। केले का फसल जो है, ये पहले ये समझना है कि केले का फसल बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही उपयोगी फसल है, क्योंकि ये कैश क्रॉप है। इसमें कई बीमारियां लगती हैं
जैसे पनामा विल्ट हुआ, सिगाटोका डिजीज़ हुआ, एंथ्रेक्नोज डिजीज़ हुआ, फिर आपको मोको डिजीज़ हुआ, एक ब्लैक रॉट हुआ। तो ये 5 प्रकार की डिजीज़ प्रमुख रूप से जहाँ भी केले की खेती होती है वहाँ पे ये चीज़ पाया जाता है, ये सारी डिजीज़ देखी जाती है। केला की मांग को देखते हुए किसान भाई इसकी खेती करने लगे हैं। इसकी खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है, लेकिन केला के पौधों में कई तरह के जीवाणु और फफूंद जनित रोग देखने को मिलते हैं, जो पौधों की पैदावार को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं और इन रोगों के बढ़ने की वजह से कभी कभी संपूर्ण फसल भी नष्ट हो जाती है। तो केले की फसल में किन किन रोगों का प्रकोप होता है, चलिए जानते हैं। सबसे प्रमुख इसमें जो है वो पनामा विल्ट है, जो फ्यूजेरियम से होता है। और ये डिजीज़ जो है किसी भी समय में हो जाता है, शुरू से ही इसका लक्षण थोड़ा दिखने लगता है। और इसमें इसका जो लक्षण है वो पत्ती पीली हो जाती है और उसके जो सीडो स्टेम है उससे वो छोड़ देती है, जो पत्ती का जो पेटियोल है वो इस तरह से हो जाता है और ये पीला होकर पत्ता, ये पूरा का पूरा प्लांट सूख जाता है। तो ये पनामा विल्ट है। तो इसको दूसरी डिजीज़ जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाता है ये। और जहाँ पे एक दफ़ा हो जाता है वहाँ पे इसके जो प्रोपेग्यूल्स हैं, इसके जो पैथोजन है, फंगल पैथोजन, वो कई साल तक मिट्टी में या इसके डेब्रिस में रहते हैं, 16 साल तक रह सकते हैं इसके डेब्रिस में। दूसरा जो आपका डिजीज़ है वो सिगाटोका डिजीज़ है, ये भी फंगल डिजीज़ है। ये 2 प्रकार का सिगाटोका डिजीज़ होता है। एक तरह का धब्बा होता है, पत्ती पे आता है शुरू में, और ये अंडाकार शेप का होता है धब्बा, एक पीले कर का होता है, एक ब्लैकिश होता है। तो ये 2 प्रकार का होता है और ये पत्ते में धीरे धीरे फैल जाता है। शुरू में अंडाकार होता है, बाद में ये फैल जाता है पूरी पत्ती पे और पत्ती को पूरा झुलसा देता है, पौधे को झुलसा देता है। तो इसके कंट्रोल, इससे जो पैदावार होता है, अगर पत्ता पूरा मतलब प्लांट पूरा अगर नहीं भी सूखा है तो ये पत्तियों को सुखा देता है, उसको फोटोसिंथेटिक एरिया जो है वो प्रकाश संश्लेषण का जो क्षेत्र होता है उसको कम कर देता है। फलस्वरूप जो होता है, अगर पौधे में जो फिंगर्स आते हैं वो छोटे हो जाते हैं, जो तो उसका यानी कि उसका उपज बहुत ही ड्रास्टिकली कम हो जाता है। तो और ये हर जगह पाया जाता है, ये पनामा विल्ट से ज़्यादा स्प्रेड ये है डिजीज़, लेकिन इसकी सीवियरिटी कम है। तो इसको रोकना है। इसको भी रोकने के लिए आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम को मिक्सचर को 15-15 दिन के अंतराल पे आपको स्प्रे करना है, इससे बचने के लिए। जैसे ही पहले ही आ जाता है, जैसे ही आपको दिखे वैसे ही आप स्प्रे शुरू कर दें और 15-15 दिन के अंतराल पे इसको करते रहें। जीवाणु म्लानी या मोको रोग सर्वप्रथम रोगी पौधों की नई पत्तियों पीली पड़ने पर लगती है और बाद में टूटने लगती है, जिसके कारण बीज की पत्ती सूख जाती है और आगे चलकर अन्य पत्तियां भी मुरझाकर लटक जाती हैं और सूख जाती हैं। रोग ग्रसित पौधों के तनों को यदि काट कर देखा जाए तो ऊतक हल्के पीले, गहरे भूरे या काले नीले रंग के दिखते हैं। रोगी भाग से मटमैले धूसर या गहरे भूरे रंग का स्राव निकलता है। रोग नियंत्रण के उपाय: बाग में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। गर्मी के मौसम में ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करनी चाहिए। कम से कम 2 वर्ष तक भूमि को केले की फसल से मुक्त रखा जाए। रोग ग्रसित पौधों को निकालकर नष्ट कर देना चाहिए। किसान भाइयों को कुछ प्रमुख प्रबंधन करना जरूरी है सभी रोग से बचाव के लिए। तो जो मेन डिजीज, सारे डिजीज के प्रबंधन के लिए सबसे पहले किसान भाइयों को ये करना है कि जहाँ से भी केले का पौधा लेंगे वो सर्टिफाइड एजेंसी होनी चाहिए। ऐसी जगह हो जहाँ पे ये चीज़ टिश्यू कल्चर से वो होता हो, उसमें जो डिजीज है वो ना रहे और हो सके तो रेसिस्टेंट वैरायटी ही लेनी है। दूसरी चीज़ें, अगर आप लेंगे डिजीज फ्री प्लांट तो फिर वहाँ पे जो रोग को आने का जो संभावना है वो मृदा से या ज़मीन से होता है। तो आपको वो प्रबंधन उसके बाद करना है। उसमें क्या करना है कि जो आपका जो खेत है उसमें जो आप गड्ढा करेंगे तो वो गड्ढे में आप पहले से ही ट्राइकोडर्मा डालना है लगाने से पहले।
ट्राइकोडर्मा एक जैव जीवनाशी है। ट्राइकोडर्मा जो है वो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है और उसका फॉर्मुलेशन हर जगह अवेलेबल है। जो आप इरिगेट करेंगे, जो आप पटवन देंगे, वो फ्लड इरिगेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उसको एक प्लॉट से दूसरी प्लॉट में पानी जो है बहकर नहीं जाना चाहिए पटवन के दौरान। तो आपको वो पटवन ऐसे करना है जैसे ड्रिप इरिगेशन आपको इस्तेमाल में लाना है, तो उससे आपको बहुत फायदा, किसानों को बहुत फायदा होगा। एक तो इस प्रकार आप पूरे के पूरे बनाना खेती जो है उसका रोग रहित आप फसल उपजाऊ कर सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें जो हैं, जो प्रबंधन है, सारा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088922163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर होगी मुलाकात कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।